हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आपको पहले के 2 लेक्चर्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम आगे लेक्चर 3 में अब हम करेंगे डेरिवेशंस मेनली। ठीक है, जो हमने पिछली बार कवर किया था जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ग्राफ्स हो गए, कुछ हमने सॉल्व एग्जाम्पल्स किए थे और हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ किए थे। अब हम जो कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में वो डेरिवेशंस हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो गया और आपका मोमेंटम हो गया, ठीक है, इनर्शिया हो गया, ये हम इसमें कवर अप करेंगे। सो हम अब इसे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला डेरिवेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा ग्राफिकल मेथड से आपको एक्सप्लेन करनी है। तो अब हम देखेंगे इसे कैसे एक्सप्लेन करना है। हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया, जो कि हमने पहले भी किया हुआ है। अब ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब रेट है मतलब टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। अब इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 1, मतलब u आपका 0 नहीं है। ठीक है, तो हमने ये पता है एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। रेट ऑफ चेंज मतलब फाइनल माइनस द इनिशियल वेलोसिटी। तो v है आपकी फाइनल वेलोसिटी, u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। ये ग्राफ से आप देखिए, ये टाइम 0 पे आपकी कुछ वेलोसिटी है मतलब u। ठीक है, और ये फाइनल वेलोसिटी आपकी v है। ठीक है, ये टाइम आपका वेरिएबल है, मतलब टाइम कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो अब ये v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। अब इट इज इक्वल टू, अब ये v क्या है, ओ सी माइनस यू ओ डी डिवाइडेड बाय आपका टाइम। ठीक है, तो ओ सी माइनस ओ डी क्या हो गया, ये सी डी। ठीक है, एक बार दोबारा से बताती हूँ, ओ सी माइनस ओ डी इज इक्वल टू ये पोर्शन, ये सी डी है। तो हम इसे सी डी डिवाइडेड बाय टी लिख सकते हैं। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका सी डी डिवाइडेड बाय टी। तो सी डी कितना हो गया आपका, ए टी। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब आपका फ्रॉम ग्राफ, क्योंकि हमें ग्राफ से एक्सप्लेन करना है। ग्राफ से हमने बीई, ये जो बीई है वो इक्वल्स टू क्या है, एई प्लस ए बी। ठीक है, अब एई को हम क्या लिख सकते हैं, ओडी। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है, तो ये इक्वल्स टू दिस, सो इट इज इक्वल टू ओडी प्लस ए बी को क्या लिख सकते हैं आप, सी डी। ठीक है, तो अब हम ग्राफ से देखेंगे तो ओडी आपका क्या है, यू, और सी डी हमने डिराइव कर लिया था, इट इज इक्वल टू ए टी। अब इसमें ग्राफ में आपका बीई इज इक्वल टू सी ओ। ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे बीई इज इक्वल टू सी ओ है। ठीक है, तो ये आपका v हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बीई है, ये इट इज इक्वल टू सी ओ, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये इट इज इक्वल टू ये, और आपका जो ओडी था इट इज इक्वल टू यू, जो यहाँ पे वेलोसिटी थी ये है u, और ये ओसी है आपका v। तो ये आपकी इक्वेशन डिराइव होगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब बच्चों ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें आपका एस टी यू और ए का हमने रिलेशन देखना है। तो हमने पहले पढ़ा है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसके जो अंडर का एरिया होता है वो क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके ये जो नीचे का एरिया है ये आपका
डिस्प्लेसमेंट है पूरा, ठीक है। तो अब ये क्या है, क्वाड्रेंगल है। क्वाड्रेंगल मतलब जिसकी 4 साइड्स हैं, लेकिन हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक रेक्टेंगल हो गया और ये एक ट्रायंगल हो गया। तो क्वाड्रेंगल का एरिया किसके बराबर हो गया, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो एरिया अंडर velocity time graph gives displacement, ठीक है। तो S जो कि डिस्प्लेसमेंट है इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल DOEB। अब ये DOEB क्या है, DOEB। अब हम इसे 2 में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल DOEA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इट इज इक्वल टू AE इंटू OE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू AB इंटू DA। अब AE क्या है, हम इसमें देखते हैं AE और ये इक्वल है DO, ठीक है। तो ये कितना है आपका U। सिंस ये एक रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट इक्वल है, तो ये आपका यहां से यहां तक है U। तो U इंटू OE कितना है, ये आपका टाइम है, तो T प्लस हाफ इंटू अब क्या है AB। AB को हम क्या लिख सकते हैं, CD। ये भी इक्वल है तो हम इसे CD लिख सकते हैं, इंटू DA को क्या लिख सकते हैं, DA को क्या लिख सकते हैं आप, OE। ये ऑपोजिट इक्वल है, ठीक है। UT प्लस हाफ इंटू CD हमने क्या निकाला था लास्ट इक्वेशन से, AT, और OE कितना है, T। सो ये आ जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो ये आपका सॉल्व हो गया। अभी आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें आपका S, U, V और A का हमें रिलेशन पता करना है, ठीक है। अब फिगर आपकी वही सेम रहेगी। इसमें हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो क्या देता है, आपका डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो S क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इस अगर फिगर से हम देखें तो ये क्वाड्रिलैटरल है, DOEB, DOEB। अब हमने देखा ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। अब ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। अब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी होगी आपकी, OD प्लस BE, OD प्लस BE, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। OD प्लस BE, ठीक है, इनटू हाइट। हाइट क्या होती है, 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इसके बीच का डिस्टेंस आपकी हाइट होगी, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, OE लिख सकते हैं या DA लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो DA हो गया इसके बीच का हाइट,
ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच का हाइट। सो DA इज इक्वल टू OE, तो हम इसे OE लिख सकते हैं। अब हाफ इंटू, अब आपका OD क्या है, OD का ये डिस्टेंस है आपका U, प्लस आपका BE कितना है, BE इज इक्वल टू OC, ठीक है, ये डिस्टेंस है आपका V, इंटू हाइट क्या है आपकी OE, OE क्या है T, ठीक है। अब ये हाफ इंटू U प्लस V, अब T तो हमें इसमें चाहिए नहीं इस इक्वेशन में, तो हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U डिवाइडेड बाय T, तो इससे हम T निकाल सकते हैं V माइनस U बाय A, तो इस T की जगह हम V माइनस U बाय A लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब U प्लस V को हम V प्लस U भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय V माइनस U डिवाइडेड बाय A, ये आपका मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। सो हाफ इंटू, अब हमने मैथ्स में ये पढ़ा था V प्लस U, या हम इसे x प्लस वाई और x माइनस वाई का हम फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम इसे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइडेड बाय A लिख सकते हैं, या ये आ जाएगा आपका V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A, तो ये आपका S है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, तो ये आपकी इक्वेशन ड्राइव हो गई। नाउ कमिंग टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब हमें पहले इसका एक एक वर्ड समझेंगे। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट, सर्कुलर का राउंड, और मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अब हम इसे समझेंगे। ऑब्जर्व द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वेलोसिटी एंड स्पीड। अब जो सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक होती है वो लगातार घूमती रहती है, ठीक है, तो इसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन इसकी वेलोसिटी हर सेकंड पे चेंज होती है। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, लेकिन स्पीड में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो ये जो आपकी सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक होती है वो इसमें कंटिन्यूअस वो मूव होती रहती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी उसकी चेंज होती रहती है। The speed of the tip of a clock is constant, but the direction of its displacement and therefore its velocity is constantly changing. As the tip is moving along a circular path, its motion is called uniform circular motion. Can you give more examples of such motion? अब इसके दो एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। दो एग्जाम्पल्स आप मुझे इसमें आंसर में लिख के देंगे, ठीक है। तो पहला इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोशन ऑफ द मून इन इट्स ऑर्बिट, और एक एग्जाम्पल हो जाएगा मोशन ऑफ द टिप ऑफ नीडल इन वॉच। अब हम ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा और समझेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देती हूँ। इट इज द मोशन ऑफ ए बॉडी फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन in which the motion of a body following a circular path is at a constant speed, मतलब speed आपकी constant रहती है। The body has a fixed central point and remain equidistant from it at any given position। ये अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन करती हूँ। Suppose you have a ball attached to a string and you move it constantly in circular motion, मतलब हमारे पास एक बॉल है जो कि स्ट्रिंग से अटैच है, हम उसे यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन में कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। अब हमें दो चीजें ऑब्जर्व करते हैं, अब ये मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी। इसमें स्पीड ऑफ बॉल कांस्टेंट रहती है। इट ट्रेसेस अ सर्कल विद अ फिक्स सेंटर, मतलब एक फिक्स सेंटर से वो पूरा एक सर्कल ट्रेस करती है अगर हम उसे गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या नोटिस करते हैं, एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से, इन ऑर्डर टू से इन सर्कुलर पाथ द बॉल हैज टू चेंज इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, मतलब सर्कुलर पाथ में रहने के लिए बॉल को डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है हर सेकेंड। अब इस डायग्राम से हम बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि हर सेकेंड इसका डायरेक्शन
चेंज हो रहा है, तभी ये एक सर्कुलर मोशन में मूव कर पा रही है। नाउ ये नेक्स्ट है, ट्राई आउट एंड थिंक अबाउट इट। फर्स्ट, ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर पाथ एज शोन इन फिगर। ये आपकी एक फिगर बनी हुई है, ठीक है, ये आपने एक पाथ ड्रॉ किया है, तो आप नोटिस करेंगे कि हर उस पे इसके 4 वर्टिसेस हैं, तो हर उस पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन खींची, फिर आपने नीचे लिया, फिर आपने ये जो देखिए एरो बनी हुई है, ठीक है, एक तरफ जा रही है, लेफ्ट की तरफ लाइन जा रही है, फिर नीचे जा रही है, मतलब हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब आपका एरो से आप देख सकते हैं कि पहले स्ट्रेट है, फिर नीचे की तरफ डायरेक्शन हुआ, फिर राइट की तरफ हुआ, फिर ऊपर की तरफ डायरेक्शन हुआ, ठीक है। प्लेस द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द मिडिल ऑफ एनी साइड ऑफ स्क्वायर पाथ एंड ट्रेस, मतलब ट्रेसिंग करनी है। फिर नेक्स्ट में आपके 5 साइड्स हैं, इसमें भी आपका देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर उस पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब नीचे आपका हेक्सागन है, तीसरा वाला आपका हेक्सागन फिगर है, तो इसमें जैसे भी आप चेंज कर रहे हैं, तो अगर आप इसे बढ़ाते जाएंगे तो एक फाइनली जाके एक स्क्वायर शेप आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि पहले तो आपको एक स्क्वायर मिला, फिर आपको पेंटागन मिला, फिर हेक्सागन मिला, मतलब आगे अगर आप बढ़ाते जाएंगे डायरेक्शन चेंज करते जाएंगे हर पॉइंट पे, तो आपको फाइनली एक सर्कल मिल जाएगा। तो पहले हम इसे रीड करेंगे, ठीक है। Note how many times you have to change the direction while tracing the complete path. Now repeat this action for pentagon, hexagon, octagon path and note the number of times you have to change direction. मतलब जैसे आपका ये चेंज होता जाएगा, मतलब पेंटागन से हेक्सागन, हेक्सागन से ऑक्टागन, ये बढ़ता जाएगा नंबर, तो आपका डायरेक्शन उतनी ज्यादा ही चेंज होती जाएगी। इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, मतलब जितनी साइड्स बढ़ती जाएंगी, and make it infinite, how many times you have to change the direction, मतलब जैसे आप नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका चेंज ऑफ डायरेक्शन होता जाएगा। and more times, and when we are increasing the number of sides to infinity, मतलब बहुत ज्यादा जब हम इनफाइनाइट बढ़ा देंगे तो पॉलीगॉन क्या बन जाएगा, फाइनली एक सर्कल। इसको और बेटर समझने के लिए आप अगर खुद से एक सर्कल बनाएंगे तब आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे ये सर्कल बनाने के लिए आपको डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज करना पड़ेगा। मतलब जब आप खुद से पेंसिल लेके एक सर्कल बनाते हैं तो आपको ये और क्लैरिटी से समझ में आएगा कि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। When an object is moving with a constant speed along a circular path, the change in velocity is only due to the change in the direction. Hence, it is a accelerated motion. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो क्यों होता है, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। स्पीड आपकी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे आपका चेंज हो रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो आपकी वेलोसिटी चेंज होती है। हेंस इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है हर पॉइंट पे। अगर इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन आपका 0 होगा। When an object moves with constant speed along a circular path, the motion is called uniform circular motion. मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस मोशन को हम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल दिया है, द मोशन ऑफ क्या, स्टोन इन अ स्लिंग और दैट ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ बाइसिकल व्हील व्हेन दे आर इन अ यूनिफॉर्म मोशन। अब जैसे फार्म्स पे क्या होता था, जैसे एनिमल्स को भगाने के लिए आप बार तो उनके पीछे भागोगे नहीं, एक स्लिंग के एंड पे स्टोन को टाई कर देते थे और जोर जोर से उसे सर्कुलर मोशन में घुमा के छोड़ते थे, ठीक है, ताकि वो उन एनिमल्स को भगा सके। अब दूसरा एक एग्जाम्पल है बाइसिकल व्हील। जब एक साइकिल एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है तो उसका जो हवा भरने वाला वॉल्व होता है वो भी गोल गोल कांस्टेंट स्पीड पे मूव करता है, ठीक है। एनी पॉइंट पे आप देखेंगे तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन का भी एग्जाम्पल है। नाउ अब ये बॉक्स में क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r टेक्स टाइम टू कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, इट्स स्पीड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द फॉर्मूला। अब ये स्पीड का फॉर्मूला है, ये हमें पहले भी पता है। ये स्पीड क्या होता है, सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय टाइम। v इज इक्वल टू 2πr, जिसमें r आपका रेडियस ऑफ द सर्कल होता है और t होता है आपका टाइम। अब जैसे हमने पहले पढ़ रखा है कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और ये सर्कुलर पाथ के में आपका डिस्टेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का पूरा इनिशियल पोजीशन से जब वो गोल गोल घूम के वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है तो एक पूरा सर्कमफेरेंस कंप्लीट हो जाता है।
और व्हेन इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू द फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो वो इसका जो फॉर्मूला मैंने जैसे आपको बताया है 2πr, ठीक है। नाउ अब ये रिसर्च है, फाइंड आउट मोर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन इन डे टू डे लाइफ। ये आपका टास्क है, ये आपको करना है और इसे कमेंट बॉक्स में लिखना है। डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको डिटरमाइन करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। पहले मैं पूरा रीड करूंगी और फिर आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। टेक अ सर्कुलर डिस्क एंड पुट अ 5 रुपी कॉइन एट अ पॉइंट अलोंग अ एज। एक सर्कुलर डिस्क लीजिए, ठीक है, उस पे आप एक 5 रुपी कॉइन रख दीजिए अलोंग इट्स एज। मेक इट मूव अराउंड इट्स एक्सिस बाय पुटिंग अ पिन थ्रू इट। एक बीच में पिन डाल दीजिए उसके और उसकी एक्सिस पे अराउंड घुमाना है। When the disc is moved at higher speed, the coin will be thrown off as shown in figure. आप कॉइन देख रहे हैं बाहर की तरफ गिर रहा है। Note the direction which it is thrown off. अब इसको आपको डायरेक्शन नोट करना है कि किस डायरेक्शन में ये बाहर की तरफ गिरता है। Repeat the action placing the coin at different points along the edge of the circle and observe the direction in which the coin is thrown off. Coin will be thrown off in the direction of the tangent which is perpendicular to the radius of the disc. Thus, the direction in which it gets thrown off depends on its position at the moment of getting thrown off. It means that as the coin moves along a circular path, the direction of its motion changes at every point. मतलब इसमें जो coin होगा वो thrown off कैसे होगा? Tangent which is perpendicular to the radius of the disc, ठीक है। अब मैं आपको टेंजेंट दिखाती हूँ कैसे होता है। अब ये टेंजेंट ऐसा होता है जैसे आपका दिखाया गया है, ठीक है। इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द डिस्क। अब इसमें स्पीड तो कांस्टेंट होती है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो चेंज हो जाती है क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट होता है हर पॉइंट पे इसमें, ठीक है। डायरेक्शन के हिसाब से आपकी वेलोसिटी चेंज होती है। नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। What could be the reason for the following? मतलब इसमें रीजन 4 पॉइंट्स दिए हैं, रीजन पूछे हैं। फर्स्ट, अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। मतलब स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, अगर उस पे फोर्स नहीं लगाया जाए तो वो मूव नहीं करता। सेकेंड, द फोर्स विच इज सफिशिएंट टू लिफ्ट अ बुक फ्रॉम अ टेबल इज नॉट सफिशिएंट टू लिफ्ट द टेबल। मतलब जो फोर्स सफिशिएंट होता है एक बुक को उठाने के लिए टेबल से, वो फोर्स सफिशिएंट नहीं होता टेबल को लिफ्ट करने के लिए। मतलब टेबल को लिफ्ट करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी एज कंपेयर टू द बुक। थर्ड, फ्रूट्स ऑन अ ट्री फॉल डाउन व्हेन इट्स ब्रांचेस आर शेकन। कभी आपने बचपन में ऐसे किया है कि ऐसे पेड़ की ब्रांचेस हिलाई हैं तो फ्रूट्स नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, an electric fan keeps on rotating for some time even after it is switched off. मतलब जैसे अपने फैन बंद किया वो एकदम से नहीं रुक जाता। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है, धीरे धीरे उसके ब्लेड्स की स्पीड कम होती है, उसके बाद वो फाइनली बंद होता है। If we look for the reason for the above, we realize that objects have some inertia. We have learned that inertia is related to the mass of the object. Newton's first law of motion describes this very property and therefore called law of inertia. So अब हम इसमें एक नई वर्ड टर्म हमें मिला है inertia। हम थोड़ा सा इसको समझेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसमें लिखा है कि inertia रिलेटेड होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें हम inertia की डेफिनेशन और inertia को समझते हैं। और इसमें एक चीज और बताई है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स दिस प्रॉपर्टी और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। नाउ अब हम एक एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिल अ ग्लास विथ सैंड, मतलब कोई एक ग्लास है उस पे हम सैंड भरेंगे। कीप अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन इट। कीप अ 5 रुपी कॉइन ऑन द कार्डबोर्ड। नाउ स्ट्राइक द कार्डबोर्ड हार्ड यूजिंग योर फिंगर्स। ऑब्जर्व्स व्हाट हैपेंस। मतलब अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, उससे आपको थोड़ा सा इससे क्लियर हो जाएगा। अब ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ऊपर वाला एक ग्लास है, उसमें आपने सैंड रख सकते हैं या पानी रख सकते हैं सिर्फ उसके वेट को बढ़ाने के लिए, ताकि ग्लास आपका गिरे नहीं, ठीक है। उस पे हमने एक कार्डबोर्ड रखा है और उस पे एक कॉइन रखा है।
अब उसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उसमें हम एक फ्लिप करेंगे कार्डबोर्ड पे। फ्लिप आपने पता है जैसे हम कभी किसी के मुंह पे ऐसे मार देते हैं, वही इसी को फ्लिप करते हैं। ऐसे फ्लिप करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आपका कॉइन ग्लास के अंदर गिर जाता है। अब ये इसका रीजन क्या है? अब जो आपने देखा है कि कॉइन को आपने रखा हुआ है कार्डबोर्ड पे, मतलब उस पे एक रेस्ट पोजीशन पे है, उस पे जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा है वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे है, और जब तक उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो नहीं मूव करेगा। और वो ग्लास के अंदर क्यों गिरा? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। अब ये क्या समझा जाता है कि ये समझ आता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा या मोशन पर ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बाहरी फोर्स एक्ट ना करे। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे है तो मोशन में रहेगा, अनटिल एंड अनलेस एक एक्सटर्नल फोर्स उस पे एक्ट करता है उसे चलाने के लिए या उस पे रोकने के लिए। अब यहाँ पे इनर्शिया की डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो पहले हम बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस फोर्स को समझेंगे कि ये क्या होते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस के, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस फोर्स है क्या? यू मस्ट हैव प्लेड टग ऑफ वॉर, सो long as forces applied by both the sides are equal, that is balanced, the center of the rope is static in spite of the applied forces. On the other hand, when the applied forces become unequal, that is unbalanced, a net force gets applied in the direction of the greater force and the center of the rope shifts in that direction. अब हम ये डायग्राम देख सकते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स का। जो ऊपर वाला फिगर है वो आपका बैलेंस्ड फोर्स है, ये एक टग ऑफ वॉर हो रही है। देखिए 3 लोग इधर हैं, 3 लोग उधर हैं और दोनों तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 300 न्यूटन्स एंड 300 न्यूटन्स हैं। लेकिन जो सेकेंड इसकी फिगर है उसमें आप देख लीजिए, उसमें एक तरफ तो एक इंसान है, दूसरी तरफ 3 लोग हैं। एक तरफ आपका जहाँ 3 लोग हैं वहां 300 न्यूटन्स फोर्स अप्लाई हो रही है और दूसरी तरफ जहाँ एक इंसान है वहां पे आपकी सिर्फ 100 न्यूटन्स अप्लाई हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है वो उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी रोप, और ये आपका अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है। अब ये आपके कुछ डिफरेंसेस हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के, ठीक है। अब बैलेंस्ड फोर्सेस में क्या है? द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब जो फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे आप लगाते हैं वो इक्वल होते हैं और ऑपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। लेकिन अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है? फोर्सेस अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट्स आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। अनबैलेंस्ड मतलब बैलेंस नहीं है, इक्वल नहीं है। तो फोर्सेस जो अप्लाई हो रहे हैं ऑब्जेक्ट में वो अनइक्वल होते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स में, और बैलेंस फोर्स में जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। अब बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स आपका 0 होता है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और ऑपोजिट होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, तो नेट फोर्स आपका 0 होता है। अनबैलेंस फोर्स में आपका नेट फोर्स 0 नहीं होता। थर्ड पॉइंट, बॉडी रेस्ट पे होती है क्योंकि नेट फोर्स आपका 0 होता है। अनबैलेंस फोर्स में अनबैलेंस फोर्सेस मेक्स द बॉडी मूव। अच्छा, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बैलेंस फोर्स होता है इट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन जो अनबैलेंस फोर्स होता है वो चेंज करता है स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। ये तो आपने टग ऑफ वॉर का तो आपने पहले भी खेल खेला होगा स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आपको एक डायग्राम से भी थोड़ा सा समझ आ गया होगा। When an object is at rest or in uniform motion along a straight line, it does not mean that no force is acting on it. Actually, there are number of forces acting on it, but they cancel one another so that the net force is 0.
Newton's first law explains the phenomena of inertia, that is, inability of an object to change its state of motion on its own. It also explains the unbalanced forces which cause a change in the state of an object at rest or in uniform motion. All instances of inertia are examples of Newton's first law of motion. अब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि इस पैराग्राफ का मतलब क्या है। अब जैसे कोई कार है, वो रोड पे खड़ी है, हमें पता है कि उसकी वेट की वजह से रोड के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, लेकिन रोड भी उसके ऊपर एक फोर्स ऊपर लगा रही है। वो हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे बाद में। तो जो नेट फोर्स है तो वो क्या है, 0, तभी वो खड़ी हुई है। अगर उसका मास वेट इतना ज्यादा होता कार का तो वो तो अंदर ही धस जाती रोड के, या अगर रोड उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगा रही होती वो तो हवा में उड़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेट फोर्स आपका 0 है, इस वजह से कार उस पे रोड पे खड़ी है। अब एक बार और आप समझिए, जैसे ट्रक है, ट्रक अगर एक आदमी उसको पुश करेगा तो क्या ट्रक अपनी जगह से हिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर 40-50 आदमी ट्रक को मतलब खूब मोटे ताजे हट्टे गट्टे उसको धक्का मारेंगे तो शायद वो ट्रक अपनी जगह से हिल जाए। मतलब एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पे एक्ट करेगा तो वो अपनी रेस्ट की पोजीशन से हिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी इनर्शिया की जो डेफिनेशन है जो कि इसमें अभी बताई है, मैं दोबारा से इसे रिपीट करती हूँ। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it। मतलब unbalanced force उस पे act करना चाहिए, तभी वो अपना ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन से चेंज होगा। So all instances of inertia are example of Newton's first law of motion। अब ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आता है। आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप 1 प्लास्टिक एंड 1 रबर बॉल फ्रॉम द सेम हाइट। सेकेंड, यू कैच द बॉल्स, विच बॉल वॉज इजियर टू कैच एंड वाई। मतलब अपने फ्रेंड को बोलिए कि एक प्लास्टिक और एक रबर बॉल गिराए सेम हाइट से और आप उसे कैच करिए। कौन सी बॉल इजियर है कैच करने में? ऑब्वियसली प्लास्टिक बॉल, क्योंकि उसका वेट कम होता है, और आपकी दूसरी रबर बॉल होती है उसका वेट थोड़ा ज्यादा होता है प्लास्टिक बॉल से कंपेयर, तो आपकी प्लास्टिक बॉल इजियर होगी कैच करने के लिए क्योंकि उसका वेट आपका कम होता है, तो इम्पैक्ट भी कम पड़ेगा। नाउ इसका बी पार्ट है, आस्क योर फ्रेंड टू थ्रो अ बॉल टुवर्ड्स यू एट स्लो स्पीड, ट्राई टू कैच इट। मतलब अपने फ्रेंड को बोलिए आपकी तरफ एक बॉल फेंके लेकिन कम स्पीड पे और उसको कैच करने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्या है, नाउ आस्क योर फ्रेंड टू थ्रो द सेम बॉल एट हाई स्पीड टुवर्ड्स यू, ट्राई टू कैच इट, विच बॉल डू यू कैच विथ ग्रेटर ईज एंड वाई। अब अपने फ्रेंड को बोलिए कि सेम बॉल थ्रो करे हाई स्पीड पे आपकी तरफ, अब उसे कैच करने की कोशिश करिए। अब कौन सी बॉल आपको इजियर थी कैच करने में और क्यों? The effect of one object striking another object depends both on the mass of the former object and its velocity. This means that the effects of the force depends on a property related to both mass and velocity of the striking object. This property was termed momentum by Newton. अब इसका मतलब है कि इफेक्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब जो उसका इफेक्ट होता है या इम्पैक्ट होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द फॉर्मर ऑब्जेक्ट, मतलब उसके मास के ऊपर और उसकी वेलोसिटी के ऊपर। मतलब अगर मास ज्यादा होगा तो इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा और अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, इट मीन्स दैट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी जो कि मास और वेलोसिटी दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मोमेंटम कहते हैं। मतलब अगर किसी भी चीज का मास ज्यादा होगा और वो चीज टकराएगी तो वो इफेक्ट ज्यादा क्रिएट करेगी। इसी तरह अगर किसी चीज की वेलोसिटी ज्यादा होगी और वो टकराएगी तो उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट ज्यादा होगा। तो इस प्रॉपर्टी को जो कि मास और वेलोसिटी दोनों ऑफ द स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है, इसको हम मोमेंटम कहते हैं।
मोमेंटम हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन होता है। इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, इसका डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और सीजीएस सिस्टम में इट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। If an unbalanced force applied on an object causes a change in the velocity of the object, then it also causes a change in its momentum. The force necessary to cause a change in the momentum of an object depends upon the rate of change of momentum. मतलब अगर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे जो कि उसकी वेलोसिटी में चेंज करता है, तो वो उसकी मोमेंटम में भी चेंज लाएगा। अब ये आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, जो हमारे एक दो रह गए थे वो हम करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर, अब ये मोमेंटम है। मोमेंटम को किससे डोनेट किया जाता है? पी से, ठीक है। तो जो मोमेंटम को एम से डोनेट नहीं करते, मोमेंटम को पी से डोनेट करते हैं, ठीक है। अब मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब मोमेंटम प्रोडक्ट है किसका? मास और वेलोसिटी का। सो P इज इक्वल टू mv या m इंटू वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, मतलब जो फोर्स अप्लाई किया गया है उसके प्रोपोर्शनल। सब अब नेक्स्ट हमारा है, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u, व्हेन अ फोर्स F is applied in the direction of its velocity for time t, its velocity becomes v. अब इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब हमें पता है मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, तो इसमें मोमेंटम हो गया इनिशियल mu. इट्स फाइनल मोमेंटम आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू mv. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा है mv फाइनल वाला मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। सो ये मैं आपको अभी कैलकुलेट करके पूरा एक्सप्लेन करती हूँ रिटन में। अब जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको रिटन में बताऊंगी कि ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे आता है। तो हम सपोज करते हैं कि m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये आपका कोई भी चीज है ऑब्जेक्ट, वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है, ठीक है। जब हमने इस पे F फोर्स अप्लाई किया तो इसकी वेलोसिटी जो हो गई फाइनल वो हो गई आपकी v, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, फाइनल वेलोसिटी आपकी v हो गई। सो आपका जो इनिशियल मोमेंटम वो क्या हो जाएगा? हमें पता है मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो mu हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फाइनल मोमेंटम आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू mv। तो इनिशियल मोमेंटम आपका mu है, फाइनल मोमेंटम आपका mv है। Therefore, rate of change of momentum क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये फाइनल मोमेंटम है माइनस इनिशियल, mv माइनस mu। अब रेट है तो डिवाइडेड बाय टाइम। सो इन दोनों में से m कॉमन है आपका, तो m हम बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा v माइनस u डिवाइडेड बाय t। अब हमको पता है कि v माइनस u डिवाइडेड बाय t क्या होता है? एक्सेलरेशन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा फोर्स आपका। अब अकॉर्डिंग
to Newton's second law of motion. ठीक है, rate of change of momentum is proportional to applied force. ठीक है, अब ये आपका हमने ये निकाल लिया था, ये आपका देखिए क्या हो जाता है, m, ये a. ठीक है, ये आपको समझ आ गया. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. सो इसमें m कॉमन ले लिया, v माइनस यू अपॉन टी इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, अब ये हमने ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. ठीक है, देयरफॉर ma इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f. ठीक है, तो या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma. तो f इज इक्वल टू k ma. अब इसमें k की वैल्यू है आपकी 1, सो f इज इक्वल टू k ma. k की वैल्यू 1 है तो f इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, उस पे f फोर्स लगाई गई, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो गई. ठीक है, फोर्स लगाया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई. तो इनिशियल मोमेंटम आपका मास इंटू वेलोसिटी mu हो गया, फाइनल मोमेंटम आफ्टर टाइम t mv हो गया, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t, क्योंकि रेट है तो टाइम से डिवाइड कर दिया. सो इसमें m हमने कॉमन ले लिया, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t. अब v माइनस यू डिवाइडेड बाय t क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो ma. सो आपका ये इससे डिराइव हो गया. ठीक है, अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, अब न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. मतलब ma इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f. ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने निकाल लिया, ma इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, या f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma लिख सकते हैं. अब ये हटाना है साइन, तो इक्वल्स टू लाना है, तो इसकी जगह हम k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा लेंगे. ठीक है, सो k ma, k की वैल्यू है 1, सो f इज इक्वल टू ma. Now consider two objects having different masses which are initially at rest. मतलब दो ऑब्जेक्ट लीजिए जिनके डिफरेंट मासेस हैं और रेस्ट पे हैं. द इनिशियल मोमेंटम फॉर बोथ इज 0, क्योंकि ये रेस्ट पे हैं मतलब इनकी वेलोसिटी 0 है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम दोनों के लिए 0 होगा. सपोज अ फोर्स F एक्ट्स फॉर टाइम t ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक F फोर्स आपने t टाइम के लिए दोनों ऑब्जेक्ट्स पर लगाया. द लाइटर ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फास्टर देन द हेवियर ऑब्जेक्ट. ऑब्वियस सी बात है कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो तेजी से चलेगा एज कंपेयर टू हेवियर ऑब्जेक्ट. हाउएवर फ्रॉम द अबव फॉर्मूला वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, that is f, in both the objects is same, and the total change in their momentum will also be same, that is ft. Thus, if the same force is applied on different objects, the change of momentum is the same. मतलब दोनों पे change of momentum same रहेगा. ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से. अब आपका क्या है कि जब आपका सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है दो ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट A है और अगर ये ऑब्जेक्ट आपका B है, तो बोला है सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है टाइम t के लिए. ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम सेम. अब ये कैसे है, अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ
न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपने क्या देखा, F इज इक्वल टू एम ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। अब m या ये एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। सो F इज इक्वल टू m इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। ठीक है, तो ये F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू, ये t इधर चला जाएगा तो ये ft हो जाएगा। ठीक है, इसे हम ऐसे कर सकते हैं ft इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। अब ये एम वी माइनस एम यू क्या है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब आपका चेंज इन मोमेंटम सेम रहेगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, अगर फोर्स सेम फोर्स अप्लाई हुआ है और टाइम t के लिए है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी दो बॉडीज हैं और उनका ft सेम है, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम उनका सेम रहेगा। समझे? अब इसमें ft दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों बॉडीज का ft सेम है, फोर्स भी सेम अप्लाई हुई है और टाइम भी सेम है। सो इनका चेंज ऑफ मोमेंटम दोनों बॉडीज के लिए सेम होगा। अब ये बॉक्स में क्या लिखा है, इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सो न्यूटन, द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज कॉल्ड 1 न्यूटन। सो 1 न्यूटन का 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। डाइन, the force necessary to cause an acceleration of 1 centimeter per second square in an object of mass 1 gram is called 1 dyne. So 1 dyne is 1 grams into 1 centimeter per second square. An athlete is running on a circular track. He runs a distance of 400 meters in 25 seconds before returning to his original position. What is his average speed and velocity? तो सबसे पहले हम गिवन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम गिवन लिखते हैं कि क्या क्या चीजें दी गई हैं। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 400 मीटर्स। ठीक है, अब ये एक सर्कुलर ट्रैक है, तो जैसे बताया इसने यहां से स्टार्ट किया और अपनी वापस इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया। सो हमें पता है अब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन में वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 एज he returns to his original position। ठीक है, टोटल टाइम ये कितना दिया है आपका, 25 सेकेंड्स। तो ये आपके गिवन, आपने ये चीजें दी हैं। अब आपका पूछा क्या है, पूछा है आपका एवरेज स्पीड और दूसरा एवरेज वेलोसिटी। ये दो चीजें आपकी पूछी हैं, तो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पहले निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड divided by total time taken। ठीक है, ये स्पीड है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमारा कितना है आपका 400 और टोटल टाइम आपका 25 सेकेंड्स। सो ये आ जाएगा आपका कट के 16, इसको आपने जब डिवाइड किया तो कट के आंसर आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपने इसको डिवाइड कर दिया, 400 को
25 से, तो 16 मीटर पर सेकेंड ये यूनिट है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज वेलोसिटी। इसमें आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया है तो 0 डिवाइडेड बाय 25। सो आंसर इज 0 मीटर पर सेकेंड। सो टोटल आपका ये इसका आंसर्स आ गए सारे एवरेज स्पीड के और एवरेज वेलोसिटी के। एवरेज स्पीड है 16 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी है आपकी 0 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों आपका ये एग्जाम्पल 3 है, ठीक है, हमने 2 और 4 तो कर लिए थे। अब ये एग्जाम्पल 3 आपका रहता है। इसमें ये है ए कंगारू कैन जम्प 2.5 मीटर्स वर्टिकली, व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कंगारू। ठीक है, अब वही सबसे पहले हम गिवन से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में आपका दी क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक्सेलरेशन। अब पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ क्योंकि पहले आपको समझना पड़ेगा। ये जैसे आपका ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कंगारू है। ठीक है, ये पॉइंट बना देती हूँ, इससे आप समझ लो कि ये एक कंगारू है। ठीक है, ये 2.5 मीटर्स ऊपर जंप करता है। ठीक है, अब इसमें पूछी है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका इसने ऊपर जंप किया, ये देखिए लाइन, थोड़ा सा मैं इसको डार्कन अप कर दूं, ये इसने जंप किया ऊपर, तो ये आपका डिस्टेंस दिया है। ठीक है, और ये नीचे भी आएगा क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे भी आएगा। ठीक है, तो आपकी इसमें क्या क्वेश्चन में पूछी है इनिशियल वेलोसिटी क्या है। अब जब ये ऊपर की तरफ जंप करता है तो एक टाइम आता है, पॉइंट मतलब माइक्रो सेकेंड आप समझ लीजिए, उस पे ये रुकता है और फिर ये वापस आता है नीचे। ठीक है, मतलब ये इसने यहां से जंप किया और फिर ये ऊपर आया जंप करके और बहुत ही शॉर्ट पीरियड माइक्रो सेकेंड्स के लिए रुका और फिर ये नीचे आया। नीचे क्यों आया? क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा है। सो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो इसके ऊपर लगता है। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या दिया है आपका डिस्टेंस 2.5 मीटर्स। अब यहाँ पे जब यहाँ पे रुकता है वहां पे इसकी जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो होगी आपकी 0। ठीक है, समझ आया? ये यहां से ऊपर की तरफ जंप किया, माइक्रो सेकेंड्स के लिए रुका और फिर ये नीचे आया, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी होगी 0। सो अब हम देखते हैं हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। अब हमें पता है कि इसमें जो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी जिसमें ये आपकी v तो आपकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी पूछी है और एक्सेलरेशन है। सो इसमें फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब v आपका 0 है, u आपका पूछा है प्लस 2 इंटू, अब ये एक्सेलरेशन में एक कैच है कि ये एक्सेलरेशन
में नेगेटिव लगेगा। अब ये क्यों नेगेटिव लगेगा ये मैं आपको समझाती हूँ। अब बच्चों जैसा हमें पता है कि ये आपका कंगारू ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो उस पे एक्सेलरेशन लग रहा है, जो उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, वो ऑब्वियसली नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमें ये पता है एज अ रूल कि हम किस तरह हम करते हैं कि अगर ये जा रहा है, कोई भी आदमी इधर 10 मीटर पर सेकेंड से और इधर जा रहा है, ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। सो सिंस हमें पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सो हमें ऐसे नहीं कह सकते कि 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। सो 10 मीटर पर सेकेंड राइट, 20 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट। तो हम इसको प्लस में लेते हैं और इस वाले को माइनस में। अगर हम ऐसे करें एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सो इस तरफ के सारे डिजिट्स आपके पॉजिटिव होते हैं और इस तरफ के नेगेटिव। इसी तरह वाई एक्सिस पे ऊपर के डिजिट्स आपके पॉजिटिव होते हैं और नीचे के नेगेटिव। सो आप इसे ऐसे फॉलो करते हैं। हाँ, इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं कि इसे नेगेटिव और इसे पॉजिटिव, लेकिन फिर आपको वैसे ही बाकी भी फॉलो करना पड़ेगा, बाकी सम्स भी। सो एज अ जनरल हम इसको राइट साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। सो अब इसमें एक्सेलरेशन आपका नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ -9.8 इंटू 2.5। अब ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। अब ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस, और अब हम इसको 2 इंटू 2.5 इज 5, तो 5 इंटू 9.8 कर देंगे। सो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 49, या हम इसे जब यहां ले जाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 49 इज इक्वल टू u स्क्वायर। अब इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, सो u आ जाएगा इसका 7 मीटर पर सेकेंड। बच्चों होपफुली आपको ये चैप्टर समझ आया है, वाला लेक्चर आपको लेक्चर 3 समझ आया है, और जो बाकी का बचा हुआ है और आपके जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं अनसॉल्व, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक टेक केयर, कीप वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।